Welcome to lecture number 3 of chemical equilibrium. Here we will discuss about units of equilibrium constant and variation of the value of equilibrium constant with temperature, types of equilibrium, etc. So let's start with units of equilibrium constant. सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं. ए प्लस बी गिव्स एक्स प्लस वाई. यहाँ पर आप सी या डी भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में कोफिशिएंट. Same here, and here is the a to the power a and b to the power small b. So units will be mole per liter x plus y minus a plus b. ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं किसकी? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, के की. ठीक है, और अगर हमारे पास गैस के या हम मोल पर लीटर लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं लीटर पर डेसीमीटर क्यूब एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी. और अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स किस में हों, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हमारे गैसियस स्टेट में हों, तब हमने क्या लिखना है? बेसिकली सिंपल हम करेंगे बार एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी. Got it? Now next topic is equilibrium constant variation of the value of equilibrium constant with temperature. वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर. डैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा. तो एक एग्जांपल लिया, ए गिव्स बी. तो अगर इस रिएक्शन की बात करूं, ऊपर वाली रिएक्शन ए गिव्स बी मीन्स KF is rate constant, equilibrium constant for the forward reaction, and KB is for equilibrium constant for backward reaction. So Kc is equals to Kf upon Kb. Let forward reaction is exothermic. कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक हो जाएगी. आपको ये हमेशा पता होना चाहिए. एक्सोथर्मिक, इससे पहले कुछ बच्चों को एंडो और एक्सो का नहीं पता होता, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ. एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब निकलना. तो अगर हीट रिलीज़ हो रिएक्शन में से तो हम क्या कहेंगे? हीट रिलीज़ हो रही है तो एक्सोथर्मिक है. इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है. और या मैं कहूँ ए गिव्स बी प्लस हीट, तो ये भी हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए. और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब. और डेल्टा एच यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव.
डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। और अगर हम रिएक्शन कहें ए प्लस हीट, हीट एब्जॉर्ब होगी तभी जाकर रिएक्शन होगी, और इस केस में हीट निकलती है और इधर एब्जॉर्ब होती है। तो ये डिफरेंस होता है। और अगर कोई रिएक्शन, अगर किसी की फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन इसकी क्या होने वाली है, इसकी ये रिएक्शन होगी बैकवर्ड। तो आप देखिए ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है और यहाँ पर नहीं है, तो ये एंडोथर्मिक, इसी की बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को आप एक्सो लेते हो तो बैकवर्ड एंडो लोगे। ठीक, तो उसके बाद अगर इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को देखो इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, के फॉरवर्ड, एक्सो के केस में के फॉरवर्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और के बी जो एंडोथर्मिक का कांस्टेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर तो ऑपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो के एफ इंक्रीज़ हो जाएगा और के बी डिक्रीज़ हो जाएगा। आप एक मान के चलें कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या करता है, फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर फेवर करेगा डैट मीन्स के बी को वो इंक्रीज़ करेगा, यही मतलब होता है। बस आप इतना से याद रखिए, फिर आपको सारा याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मेरे को क्या समझ आता है, एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आया है, मैथमेटिकली इवॉल्व हुआ है क्या, कि log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ये एक रिलेशन है, इसको इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें दो टेम्परेचर दे रखे हैं तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अब Kp1 क्या है, Kp2 क्या है, डेल्टा एच क्या होता है और आर क्या होता है। अगर बात करें Kp की, Kp1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। देखिए P है, P इज़ फॉर प्रेशर, और ये गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जहाँ होंगे वहाँ पर Kp यूज़ होगा। ठीक है, और Kp2 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H इज़ द एंथैल्पी चेंज विद इन टेम्परेचर रेंज ऑफ T1 एंड T2। तो टेम्परेचर इन T1 और T2 के बीच की एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी चेंज एक्चुअल में होता क्या है, एंथैल्पी चेंज एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी ही चेंज हो रही होती है। और आर क्या है, आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी भी कहीं पे भी लगाओ आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो ये रिलेशन की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले इक्विलिब्रियम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, आप ये देखिए, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक होगा हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो क्या होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे, सेम फेज। ठीक है, इन सॉलिड और इन लिक्विड और इन गैसियस स्टेट। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का डिफरेंट फेज होगा, डिफरेंट
फेज़, फेज़ मतलब वो उसकी वो किस में बैठे हैं, सॉलिड में हैं या लिक्विड में है या एक्वस, सॉरी लिक्विड में आप एक्वस भी लिख सकते हो, और गैशियस स्टेट में है, किस में है। तो अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो आप देखिए, हाइड्रोजन गैशियस प्लस आयोडीन, गैशियस गिव्स HI। रिएक्शन चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो कोई मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ क्या देखना है कि ये देखिए गैशियस गैशियस और गैशियस होमोजीनस है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और एग्जांपल की, CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड गिव्स CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे लिक्विड 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 लिक्विड, सेम फेज है तो ये होमोजीनस के अंडर आएगा। लेकिन अगर मैं हेट्रोजीनस की बात करूँ तो आप देखिए एग्जांपल, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO प्लस CO2, ये गैस है और यहाँ पर सॉलिड में आएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सॉलिड है और ये एक डिफरेंट फेज़ है, डिफरेंट फेज़ है, इसलिए ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। और इतना अगर आपको समझ आ चुकी है, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी कि अगर कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्या पॉइंट है? जिसके अंदर अगर कोई चीज़ क्या होगी सॉलिड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में को क्या हो, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड स्टेट में है तो हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन को अगर हम एक्स में लेके चलते सॉलिड स्टेट में, एक्स की कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे 1, हम 1 लेके चलेंगे। दूसरी बात कि अगर कोई भी चीज़ लार्ज एक्सेस ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर कोई एक्सेस में है तो वहाँ पर भी हम उसकी कंसंट्रेशन लेट्स से y इज़ इक्वल्स टू 1, तो वहाँ पर भी हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन को 1 लेके चलेंगे। ध्यान दें, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हमने मोलर कंसंट्रेशन 1 लेनी है, अगर लार्ज एक्सेस में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तब भी हमने कंसंट्रेशन 1 लेके ही चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैशियस। तो यहाँ पर CaCO3 आपको पता है सॉलिड में है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, और आपको पता है CaO भी सॉलिड में है तो इसकी कंसंट्रेशन भी 1। K की वैल्यू आपको पता होती है कि आप प्रोडक्ट्स का पहले प्रोडक्ट लिखते हो और नीचे प्रोडक्ट लिखते हो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का। तो आप देखिए ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, CO2 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और K जो होता है बेसिकली आपको पता है ये Kc है, और अगर मैं Kp निकाल दूँ KCO2 के इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा जो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हैं, सॉलिड स्टेट में और लार्ज एक्सेस में अगर कुछ हो तो उसकी कंसंट्रेशन हमने 1 लेके चलनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, वाई द डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 depends only upon the molar concentration of CO2 or it depends only upon partial pressure of CO2। क्या कहते हैं कि why the dissociation of CaCO3 depends only upon the molar concentration of CO2 और इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कि CO2 पर ही क्यों डिपेंड करता है, चाहे उसकी पार्शियल प्रेशर पे या कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब उस पर क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट की आप डिसोसिएशन कर रहे हो, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का होता है,
आप इसकी डिसोसिएशन करोगे CaO आ जाएगा और साथ में सॉलिड गैशियस स्टेट, CO2 गैशियस स्टेट में आई है। तो आपको पता है ये और ये सॉलिड है, तो अगर आप इसकी K की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, CaO की कंसंट्रेशन और CO2 की कंसंट्रेशन अपॉन CaCO3 की कंसंट्रेशन। तो आपको पता है ये सॉलिड और ये सॉलिड में इसकी कंसंट्रेशन बन के इक्वल हो जाएगी, तो K की वैल्यू ऑटोमेटिकली CO2 की कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाएगी। और आपको पता है Kp इज इक्वल्स टू KCO2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम हमारे बाद इसका टॉपिक क्या आता है, इसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी A से B रिएक्शन है, ठीक है, एक तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तभी हम उसके अंदर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब A को जितना टाइम लग रहा है B बनने में और B से जितना टाइम लग रहा है A का बनने में, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है कहीं सेंटर में। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, कई बार फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कैसे चेंज हो सकता है कि अगर आप क्या करो, कंसंट्रेशन में चेंज कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी। आप रिएक्शन का क्या कर रहे हो, जहाँ पर रिएक्शन हो रही है वहाँ प्रेशर का चेंज कर रहे हो, या वहाँ पर टेम्परेचर की चेंजमेंट कर रहे हो, या वॉल्यूम के चेंज कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो इनर्ट गैस। आपने कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, या मैं कहूँ कि आपने कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया। तो ये सब करने से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाता है। तो अब देखेंगे हम वन बाय वन कि क्या चेंज करने से इक्विलिब्रियम किस साइड होता है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर अगर आप कैटलिस्ट डाल देते तो 99% केसेस में क्या होता है, 99% केसेस में कैटलिस्ट के कारण क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के ही रेट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है एट सेम एक्सटेंट। कहने का ये मतलब है अगर आप A से B बना रहे हो और B से A बना रहे हो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से क्या होगा कि A से B का जो रेट है KF और KB इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। ये अगर इंक्रीज भी हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑटोमेटिकली KB भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब कैटलिस्ट के एडिशन से होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का एडिशन से क्या इफेक्ट होता है, देखो आपने इनर्ट गैस की एडिशन दो तरह से करनी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तब क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की और मोलर कंसंट्रेशन जो होती है प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। तो इस पे कोई चेंज नहीं आता। के एफ और के बी जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, के एफ इज इक्वल्स टू के बी, कोई चेंज नहीं है, इसलिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली कोई चेंज नहीं आएगा और कैटलिस्ट से भी क्या हुआ है कि सेम एक्सटेंट पे इंक्रीज़ किया है। ठीक है, अब एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तब क्या होता है, फॉर एग्जांपल
PCl5 aqueous gives PCl3 plus Cl2 aqueous। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पर कोफिशेंट में कुछ नहीं दे रखा, डैट मीन्स 1 यूनिट है। अगर मैं इधर बोलूँ यहाँ पर 1 यूनिट है और यहाँ पर भी 1 यूनिट है, तो टोटल यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड में 1 यूनिट और प्रोडक्ट साइड में 2 यूनिट्स हैं। ठीक है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करने से एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हमने कुछ नहीं छेड़ा, वो कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप एडिशन करते हो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हो कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कर रहे हो, तो क्या होगा, जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज़ हो जाती है तो आपको पता है कि इस केस के अंदर रिएक्टेंट के अंदर क्या है, 1 यूनिट, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब 2 यूनिट्स है। तो यहाँ पर ये अगर एक डिक्रीज़ होगा, यहाँ पर 2 डिक्रीज़ होंगे, यहाँ पर मोर डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, मोर डिक्रीज़ हो गया है यहाँ पर। इस केस में अगर यहाँ पर मोर डिक्रीज़ हुआ है, देखिए PCl5 की फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, PCl3 प्लस Cl2, और इसकी बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। ये इसकी आपको ध्यान से देखना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में। अगर प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिक्रीज़ हो जाती है, ये भी डिक्रीज़ होगा और ये डबल डिक्रीज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारा बैकवर्ड रेट है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, वो मोर डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। तो आप देखिए ये कम डिक्रीज़ है, ये ज़्यादा डिक्रीज़ है, तो ऑटोमेटिकली ये जो रिएक्शन है बैकवर्ड, वो और ज़्यादा उसके रेट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर जो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो मूव ऑन कर जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो एग्जांपल दोबारा करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, आपने क्या लेना, एक रिएक्शन ली, आपने उसके यूनिट्स, आपने कंसंट्रेशन टर्म्स देख ली, यहाँ 1 है तो यहाँ पर टोटल जो है कंसंट्रेशन टर्म्स 2 हैं। तो जब प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो ये 2 घटेंगी और ये 1 पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ 2 पे और यहाँ पर 1 पे। जहाँ पर 2 हैं, जहाँ पर मैक ज़्यादा है अमाउंट कंसंट्रेशन टर्म्स की, वहाँ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बैकवर्ड कर रहा है प्रोडक्ट, तो वो इफ़ेक्ट होगी, वो और ज़्यादा उसका रेट कम हो जाएगा। अगर और ज़्यादा रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रेट अगर कम हुआ है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हुआ होगा। तो अगर ये इंक्रीज़ हुआ है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट हैंड साइड हुआ है। अगर मान लो पहले इक्विलिब्रियम कुछ सेंटर में आ रहा है, अब नया वाला इक्विलिब्रियम कुछ राइट हैंड साइड पर आएगा। तो ये इतनी सी रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैशियस गिव्स 2 अमोनिया गैशियस। ये हैबर प्रोसेस का एग्जांपल है। आप यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंट साइड पे 4 कंसंट्रेशन टर्म है और प्रोडक्ट साइड पे 2 कंसंट्रेशन टर्म है। अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो इनर्ट गैस को तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स इस जगह पर मोर डिक्रीज़ होगा और यहाँ पर लेस डिक्रीज़ होगा। मोलर कंसंट्रेशन का लेस डिक्रीज़ होगा ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर
प्रोडक्ट का कम हुआ है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस। एंड बैकवर्ड रिएक्शन जितनी वो कम हुई है, देखो ये भी कम हुई है, वो भी कम होगा एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। देखो होगा तो दोनों कम, ये भी डिक्रीज हो रही है, फॉरवर्ड भी डिक्रीज होगी बैकवर्ड भी, लेकिन ज़्यादा कौन डिक्रीज होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि यह प्रोडक्ट क्या है, कम हो रहा है, लेस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्टेंट ज़्यादा बनाएगा, तो इक्विलिब्रियम भी लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल बात की बात करूँ, जनरल एक बात कही जाए तो क्या होगी, जनरल बात ये है कि अगर आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स दैट साइड विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी जब हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्शन है, तो आप देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी, किस पे, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। लेकिन अगर मैं वन ऑफ द रिएक्टेंट या ए को या दोनों को या किसी एक को, जैसे भी आपको ठीक लगे, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हूँ, अगर इफ़ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आर को इंक्रीज़ कर रहे हो, रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, लीड्स टू इंक्रीज इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ पी इंक्रीजेज। देखिए जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा। ठीक है, अगर आप ए या बी या जैसे भी आपको लगे, ए और बी और बोथ, किसी को भी लेके अगर आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हो, सिमिलरली सी और डी या फिर सी और डी बोथ की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये थी हमारे पास थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आएगा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या, आपको मैंने पहले ही बताया था, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या करता है, फेवर्स करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने हैबर्स प्रोसेस का, हैबर्स प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हैबर प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू -93.5 किलो जूल है। तो ये अगर रिएक्शन की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है इसने बता दिया कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इस केस के अंदर वो क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ से मुझे क्या समझ आया कि बैकवर्ड जो होगी, बैकवर्ड जो होगी वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बैकवर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इस केस में अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को, तो वो क्या करेगा, फेवर करेगा बैकवर्ड रिएक्शन को, फेवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। दैट मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, rate of backward reaction increases
and equilibrium shifts towards left hand side. And next is effect of pressure. इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हमने इफ़ेक्ट ऑफ इनर्ट गैस किया है जो एडिशन हुई एट कांस्टेंट प्रेशर में, बट अब प्रेशर का इफ़ेक्ट देखते हैं। सेम मैंने रिएक्शन ली, अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं रिएक्टेंट साइड पे 4 कंसंट्रेशन टर्म है और प्रोडक्ट साइड पे 2 कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप प्रेशर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, इंक्रीज़ करोगे तो ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। प्रोडक्ट प्रेशर के केस में ऐसा ही होता है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम कुछ शिफ्ट कहाँ होगा, तो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर इक्विलिब्रियम क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रेशर इंक्रीज पे एक जो मतलब फेवर करेगा, प्रेशर इंक्रीज फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, because forward reaction have reactants concentration 4 units and product concentration units 2। तो जहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है कंसंट्रेशन टर्म्स, अगर फॉरवर्ड में हो रही है तो फॉरवर्ड फेवर करेगी, अगर बैकवर्ड में हो रही है तो बैकवर्ड फेवर करेगी इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर के केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव